हेलो एवरीवन। सफलता नोट्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी एग्ज़ाम की अच्छे से कर रहे होंगे। भाई, हरियाणा पुलिस के लिए पीएमटी के लिए डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है कि इसके आसपास आपकी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। पहले तो उसके लिए मार्च अप्रैल मई ये मंथ के लिए ग्राउंड रिजर्व कर लिया गया है। तो हरियाणा पुलिस की आपदा प्रबंधन जो एग्ज़ाम होना आगे उसी के लिए इम्पोर्टेंट है। और डिजास्टर मैनेजमेंट की अलग अलग क्लास की अलग अलग चैप्टर वाइज तो अलग वीडियो बना दी गई हैं। आज इस वीडियो में कंप्लीट डिजास्टर मैनेजमेंट इन वन वीडियो, यहाँ पर डिटेल में ना बता के बस क्वेश्चन की तरह ही मैं आपको इस कंप्लीट डिजास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस यहाँ पर कराऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। डिजास्टर वर्ड कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। डिस प्लस आस्टर, डिस मीन्स होता है बैड और आस्टर स्टार। बैड स्टार मीन्स जो बिलीव करता है, टू ब्रिंग मिस फॉर्चून मतलब कुछ अच्छा नहीं होने का एहसास जो कराए, बैड स्टार, वही है डिजास्टर। डिजास्टर क्या है? भौतिक आर्थिक और पर्यावरणीय हानि हो वही एक बाधा है डिजास्टर। डिजास्टर आपदा जो में जो हानि होती है उसका मापन किससे होता है? वो होता है भौतिक इकाइयों से कि घर सड़क पुल फल का कितना नुकसान हुआ। पॉजिटिव प्रभाव हमारे पास डिजास्टर का क्या रहेगा? न्यू पॉलिसी आएंगी, अगर कुछ भी हानि होती है तो कम्युनिटी अवेयरनेस बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर नेगेटिव तो होगा ही होगा। और नेगेटिव लॉस ऑफ लाइफ, बहुत सारे लोगों मर जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि कितनों की डेथ होगी। डिस्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक्स डिक्लाइन। फिर जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। फिर हम बात करते हैं खतरा। खतरा क्या होता है? किसी भी प्रकार का स्रोत जिससे चोट या हानि या स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। सबसे पहले बात करते हैं भूवैज्ञानिक खतरे, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, ज्वालामुखी गतिविधि। जल वैज्ञानिक खतरे, बाढ़, हिमस्खलन। जलवायु संबंधी खतरे, जंगल की आग, सूखा, अत्यधिक तापमान, हीट वेव या कोल्ड वेव कुछ भी हो सकती है। हीट में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोल्ड में टेम्परेचर गिर जाएगा। मेट्रोलॉजिकल हजार्ड्स, मौसम संबंधी खतरे कौन से होंगे? चक्रवात, आंधी, तूफान, बिजली गिरना। जैविक खतरे की बात करें तो जहाँ पर रोग महामारियाँ होती हैं, जैसे कोविड-19 आया था, प्लेग हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, हैजा हो जाता है, या फिर कहीं की कीट प्रकोप भी आ जाते हैं, टिड्डी हमला, पशु रोग प्रकोप, बर्ड फ्लू आ जाए, स्वाइन फ्लू आ जाए, किसी भी बर्ड से कोई भी रोग फैल जाए। मानव जनित खतरे में जो मानव से हो वो कौन से होंगे? एयर, वाटर, सोयल, नॉइज पोल्यूशन होगा वो, वनों की कटाई होती है वो, और जो वनों के अंदर खेती के अंदर जो भी किसान पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड डालता है वो, केमिकल रासायनिक जो रिसाव होंगे वो, औद्योगिक दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं जो मानव जनित खतरे के अंदर ही आती हैं। जैसे भोपाल गैस हुई थी, न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी हो जाए तो वो सब आते हैं औद्योगिक दुर्घटनाएं के अंदर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं भेद्यता। वो क्या होती है? भेद्यता कोई भी भौतिक सामाजिक आर्थिक जो पर्यावरण कारण जिसके कारण कोई भी आपदा आती है और जो उस आपदा के प्रभाव के लिए अधिक संवेदनशील बनते हैं ना, वो होती है भेद्यता। जितनी अधिक संवेदनशील होंगे उतना अधिक आपदा का प्रभाव जाएगा। जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। गरीब कोई भी है, ठीक है, एक गरीब है, गरीब के पास नहीं है घर, ठीक है, खाने के लिए नहीं है खाना, ठीक है, घर खाना मतलब उसके पास अपनी जरूरत की चीज़ें नहीं है। अब आपदा आ गई, आपदा आ गई तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसको जाएगा। उसके पास कुछ भी संसाधन नहीं है जिससे वो अपना बचाव कर सके, तो सबसे अधिक आपदा का प्रभाव पड़ेगा। जितनी अधिक भेद्यता होगी उसके लिए जो आपदा का प्रभाव है वो है अधिक संवेदनशील। ये चिल्ड्रन बच्चे, गरीब वर्ग जो होगा ना, अपने चिल्ड्रन बच्चे अपने आप को सुरक्षित रखने में कम क्षमता मिलते हैं तो यहाँ पर भेद्यता ज़्यादा होगी। गरीब वर्ग है, असुरक्षित आवास होते हैं, संसाधनों की कमी होती है, तैयारी का भी अभाव होता है, तो यहाँ पर जो भेद्यता है वो ज़्यादा होगी।
फिर हम बात करते हैं रिस्क। जोखिम क्या है? जोखिम किसी भी निर्धारित क्षेत्र की अवधि में खतरे के कारण होने वाली जो भी संभावित हानियों का मापन है कि कितनी हानि हुई है, उस चीज से कितना जोखिम आया, वो सब खतरे की संभावना इनटू भेद्यता की मात्रा से जोखिम को मेजर किया जाता है। रिस्क ट्रांसफर, एक जो भी फॉर्म है उसका रिस्क ट्रांसफर करना किसी और में। जैसे अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है तो हम इंश्योरेंस बनाते हैं, गाड़ी का भी होता है, तो वो इंश्योरेंस से होता है कि हमें उस चीज़ का जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो उसकी। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं जो प्राकृतिक होती हैं, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, और सामाजिक और प्राकृतिक आपदाएं जो दोनों हैं, लैंडस्लाइड, बाढ़, सूखा, आग, ठीक है, जो मिक्सअप है नेचुरल का भी और ह्यूमन मेड फैक्टर का भी। फिर हम बात करते हैं आरंभ की प्रकृति के आधार पर, मीन्स एक तो हो जाए अचानक से आ जाए वो आपदा, एक होती है कि जो टाइम ले, ठीक है, तो धीरे धीरे आने वाली आपदाएं और अचानक आने वाली आपदाएं। अचानक वाली कौन सी है? भूकंप, चक्रवात, बाढ़, और धीरे धीरे आने वाली सूखा, मरुस्थलीकरण, वैश्विक उष्मीकरण, ये सब आती हैं जो होती हैं धीरे धीरे। आपदा प्रबंधन चक्र, आपदा जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट है उसकी साइकिल, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें आपदा से पहले की तैयारी, आपदा के दौरान की कार्रवाई, आपदा के बाद का जो पुनर्वास की जो नुकसान हुआ है उसको फिर से स्थापित करना, पुनर्वास होता है, वो शामिल है। पहले की आपदा के दौरान की, आपदा के बाद की। आपदा प्रबंधन के चरण, आपदा पूर्व जोखिम प्रबंधन, हमें क्या करना है? इस चरण में खतरे, जोखिम, भेद्यता का आकलन किया जाता है और रोकथाम व न्यूनीकरण के कदम उठाए जाते हैं। न्यूनीकरण के लिए बांध तटबंध का निर्माण, जो लॉन्ग टर्म मेजर हैं, लंबे टाइम के होते हैं, वो है बांध तटबंध निर्माण, भूकंपरोधी ढांचे, वनरोपण, जलागम प्रबंधन, और शॉर्ट टर्म के लिए जागरूकता अभियान, भवन संहिता का पालन, सुरक्षा अभ्यास व प्रशिक्षण, ये होते हैं जो थोड़े टाइम में ही जल्दी से कर लिए जाते हैं, और ये होते हैं कि अगर न्यूनीकरण के लिए स्टेप उठाए जाए जो लंबे टाइम तक चलते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तैयारी। आपदा के प्रभाव को कम करने से पहले की गई जो तैयारियां होती हैं, भविष्यवाणी व पूर्व चेतावनी प्रणाली, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण, उपकरण व सामग्री भंडारण तथा निकासी मार्ग को पहचानना, और समुदाय की जो भागीदारी होती है। आपदा के दौरान की जो नुकसान हुआ है, जो भी लॉस ऑफ लाइफ है, उसको कम कर सकते हैं हम कैसे? निकासी जल्दी जल्दी निकाल के, खोज और बचाव करके, प्राथमिक उपचार और चिकित्सीय सहायता देके, अस्थायी आश्रय, जो भी अगर कुछ भी आपदा है उसके लिए रहने के लिए जगह वगैरह का प्रबंध जल्दी से जल्दी करके हम आपदा के दौरान नुकसान को कम कर सकते हैं। आपदा के पश्चात जोखिम प्रबंधन, प्रतिक्रिया एंड राहत, आपदा के तुरंत बाद की कार्रवाई, राहत वितरण, भोजन, पानी, दवाएं जल्दी जल्दी होनी चाहिए, टाइम टू टाइम। पुनरावृत्ति, मूलभूत जो सेवाओं की बहाली हुई है, जो खत्म हुई है मूलभूत सेवा, उनकी जल्दी से जल्दी रिकवरी करना, पुनः आरंभ करना। पुनर्वास, पीड़ितों को मानसिक व सामाजिक सहयोग देना, रोजगार संसाधनों को पुनः स्थापित करना, और पुनर्निर्माण, सभी सेवाओं की पूर्ण बहाली, जो भी ढांचे सुरक्षित उनको पुनर्निर्माण कराना, जो भी नुकसान हुआ है उनको फिर से शुरू करना। आपदा जोखिम न्यूनीकरण से क्या तात्पर्य है? खतरों के संपर्क को कम करना। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, खतरों के संपर्क को कम करना, खतरों के कम करने के लिए क्या क्या प्रबंधन है? भूमि व पर्यावरण का समुचित प्रबंधन करना, खतरों को कम संपर्क तथा लोगों और संपत्ति की कम भेद्यता, तत्सत भूमि व पर्यावरण प्रबंधन। फिर नेक्स्ट सेकंड चैप्टर, इसकी बात करते हैं भारत में आपदा प्रबंधन। भारत ने आपदा को प्रबंधन, जो डिजास्टर है उसको मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट सेल बनी है 1990 में, जो किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस किसको बताया है? 1990 से 1999 को बताया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण की इस टाइम में जो प्राकृतिक आपदा होती है वो कम हुई है। डिक्लेयर किसके द्वारा हुई है? बाई UN जनरल असेंबली के द्वारा।
डेट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है? 23 दिसंबर 1989। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंदर पारित कब हुआ? 2005 में। लागू कब हुआ? 9 जनवरी 2006। लागू कब हुआ? 9 जनवरी 2006। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया? 2005। लागू कब हुआ? 9 जनवरी 2006। ये प्रोवाइड करता है कि 3 टायर के अंदर मीन्स लेवल बना दिए कि इस लेवल पे ये संभालेगा इस चीज़ को, इस लेवल पे ये, इस लेवल पे ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके हेड होंगे PM और रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर पॉलिसी वगैरह देंगे, ये गाइडलाइन देंगे नेशनल लेवल पे। और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेटों के लिए इनके हेड कौन होंगे? CM। राज्य स्तर पर जो भी जिम्मेदारी होगी वो SDM के अंदर कर दी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हेड कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके ये रिस्पॉन्सिबल होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। और ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन होगा वो होगा नेशनल लेवल के ऊपर। और कौन करेगा इसको? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय। जो नेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, उसके चेयरपर्सन हैं यूनियन होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। और उपाध्यक्ष कौन होंगे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लस वाइस चेयरमैन ऑफ NDMA, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके चेयरमैन। मेंबर इंक्लूड होंगे इसके ऊपर सभी स्टेट के तक केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री जो डिजास्टर मैनेजमेंट के हैं। मेयर ऑफ मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये सब होंगे इनके। तो 4 लोकसभा के मेंबर होंगे और 2 राज्यसभा के मेंबर होंगे। और चेयरपर्सन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज होंगे, किसके मेंबर होंगे? ये होंगे नेशनल प्लेटफॉर्म, जो राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच है उसके। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करना कि कितनी प्रगति हुई है प्रबंध करने में चीज़ों को, अगर आपदा के पहले या आपदा के दौरान या फिर बाद में। केंद्र राज्य सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन पर सलाह देना, ये इसी का काम होता है। फिर जो नेक्स्ट राष्ट्रीय कार्यकारी समिति है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके चेयरपर्सन होंगे गृह सचिव। मेंबर कौन कौन होंगे इसके अंदर? चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, समेकित रक्षा स्टाफ के प्रमुख। और जो सचिव होंगे फाइनेंस के, हेल्थ के, पावर के, इन सब के भी इसी के अंदर मेंबर होंगे। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए निगरानी निकाय के रूप में कार्य करता है। तो NDMA द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करता है कौन? वो करता है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। जो नेशनल वाली कमेटी है, जो नेशनल NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसकी बातों को ही मेन फॉलो किया जाता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट सुरक्षा समिति, यदि किसी भी आपदा को राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव हो तो निर्णय लेने में कैबिनेट सुरक्षा समिति शामिल होती है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, यह समिति आतंकवाद, अपहरण जैसी घटनाओं से निपटती है जिसमें सुरक्षा बलों की आवश्यकता होती है। इसके चेयरपर्सन कौन होंगे? कैबिनेट सचिव। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 19 जनवरी 2006 को स्थापित हुई थी। हेड बता दिया PM होता है। 5 इसके मेंबर होते हैं जो फुल टाइम मेंबर इंक्लूडिंग वाइस चेयरमैन। हेडक्वार्टर का है भैया? हेडक्वार्टर है सफदरजंग न्यू दिल्ली के अंदर। NDMA के क्या कार्य हैं? भारत में आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था है ये। तो आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियों, योजनाओं, दिशा निर्देशों के लिए उत्तरदायी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का नियंत्रण करता है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था NIMDA की देखरेख करता है और उसी के साथ कार्य करता है। जो संस्था है आपदा राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसी के अंडर ये कार्य करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पर है? ये है विक्रम नगर, न्यू दिल्ली के अंदर। कब बना? जो इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 95 के अंदर, ठीक है। और पहले इसका नाम था नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट और अब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। डायरेक्टर कौन है? श्री राजेंद्र रत्नो IAS हैं जो। इसका मोटो क्या है? स्वस्थ भारत, आपदा मुक्त भारत। इम्पोर्टेंट
इसके क्या क्या काम है? राज्यों को तकनीकी सहयोग देना, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण करना, शोध और प्रलेखन करना। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जो एनडीएमए के अंदर ही काम करता है, अंडर काम करता है। और किस एक्ट के थ्रू आए ये? 2005 के। बटालियन इसके अंदर है 12 और सभी बटालियन के अंदर 1149 जवान हैं। एनडीएमए की सामान्य देखरेख दिशा नियंत्रण में कार्य करता है। और फर्स्ट जो मेजर डिप्लॉयमेंट हुई थी 2008 के अंदर, कोसी रिवर की बाढ़ की, वो बिहार के अंदर वो करी थी। इसी के अंदर इन्होंने बचाव किया था। इंडिया की जो फर्स्ट डीएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? लातूर, महाराष्ट्र के अंदर। कब? आफ्टर 1993 अर्थक्वेक के बाद में ट्रेनिंग शुरू हुई थी। रिसर्च, रिस्क्यू, मेडिकल, फर्स्ट एड ये सब यहाँ पर कराई जाती हैं। CBRN, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर इमरजेंसी, ये सब भी इधर ही हैं, सिखाए जाते हैं, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। राज्य स्तर पर संस्थागत ढांचा क्या क्या है? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सेक्शन 14 ऑफ डीएम एक्ट 2005। हरियाणा के अंदर कब हुई? 9 अक्टूबर 2007 को हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेट वाली के अंदर हरियाणा कब आया? 2007 में। 2007 में। हेड कौन होंगे? सीएम। मेंबर अप टू 9। इसका कार्य क्या है? न्यूनीकरण, तैयारी एंड क्षमता निर्माण से संबंधित उपायों के लिए उत्तरदायी। आपदा प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय नीतियां निर्धारित करता है। राज्य आपदा योजना को अनुमोदित करता है। फिर राज्य कार्यकारी समिति क्या करती है? हेड कौन होगा? राज्य का प्रमुख सचिव। मेंबर कितने? 4। हरियाणा में कौन है? संजीव कौशल, टीवीएस प्रसाद। ये कार्य क्या करते हैं? वही आपदा प्रबंधन की गतिविधियों की निगरानी जो और सामान्य जागरूकता तथा प्रशिक्षण तथा नीतियों को लागू करता है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिला लेवल के ऊपर अंडर सेक्शन 25 डीएम एक्ट 2005। हेड कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसके अध्यक्ष, सह-अध्यक्ष कौन होंगे? स्थानीय निकाय के निर्वाचित अध्यक्ष। कार्य क्या क्या हैं? जिलों में आपदा प्रबंधन के समग्र समन्वय योजना कार्य के लिए जिम्मेदार, जो भी कार्य होता है उनके लिए इन्हीं को जिम्मेदार बोला जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट की बात होती है उनके लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना, तो स्थानीय स्तर पर तैयारी क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना कि आपदा के लिए प्रबंधन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा जिला लेवल पर। स्थानीय प्राधिकरण, पंचायती राज संस्थाएं, नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, छावनी प्रसिद्ध वो इसी के अंदर आती हैं। नगर नियोजन प्राधिकरण निर्माण कार्य भवन संहिता व भूमि उपयोग योजना के अनुरूप हो तो अपने क्षेत्राधिकार में राहत, पुनर्वास, निवारक उपाय को लागू करना। फाइनेंशियल अरेंजमेंट अंडर डीएम एक्ट 2005। वित्तीय प्रावधान क्या क्या है? राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष, जो कौन मैनेज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आपातकालीन जो प्रतिक्रिया राहत होती है, पुनर्वास पे जो खर्चा होता है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित कोष है एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष। एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, राज्य आपदा मोचन कोष कौन मैनेज करता है? स्टेट गवर्नमेंट। केवल तत्काल राहत कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाला कोष है ये। नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष, राष्ट्र आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में इसको प्रावधानित किया। मतलब ये बात के लिए बोला गया है इस कोष के लिए, लेकिन अब ये लागू नहीं हुआ, गठित नहीं हुआ है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस रिजर्व, राष्ट्रीय आपदा मोचन भंडार, 13वें वित्त आयोग द्वारा गठन, 250 करोड़ रुपए की लागत, आपदा के समय राहत सामग्री उपकरणों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए। एसडीआरएफ की लचीलापन नीति क्या है? राज्य सरकार एसडीआरएफ का 100% हिस्सा उन घटनाओं पर भी खर्च कर सकती है जिन्हें राज्य ने आपदा घोषित किया है, भले ही गृह मंत्रालय व डीएम के दिनम की सूची में न हो। एसडीआरएफ की नीति क्या कहती है कि ना, अगर राज्य में कोई आपदा आ गई, लेकिन अगर केंद्र ने उसे आपदा नहीं बोला है, लेकिन राज्य में है वो एक टाइप की आपदा, तो आपदा वो खर्च उसके ऊपर 100% कर सकता है, राज्य सरकार अपना डिसीजन ले सकती है। नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति मंजूर कब हुई? 22 अक्टूबर 2009 को। इसकी विजन क्या है? ये क्या करना चाहती है ये नीति? ये चाहती है टू बिल्ड ए सेफ एंड डिजास्टर रिसिलेंट इंडिया।
एक सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना। आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ उत्पादक व सक्रिय साझेदारी को बढ़ावा देता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। फर्स्ट प्लान कब? 2016। अपडेट कब हुई? नवंबर 2019। यह विशेषता यह स्पष्ट करती है कि आपदा प्रबंधन विभिन्न चरणों में कौन किस कार्य के लिए जिम्मेदार है। आपदा प्रबंधन योजना वैश्विक ढांचे से कैसे तालमेल करता है कि विश्व जो वर्ल्ड लेवल पे है वहाँ पर इंडिया कैसे रिलेट कर रहा है अपने आपदा प्रबंधन को। आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंदोई फ्रेमवर्क 2015 में 2030 तक जापान के अंदर हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 2015 में हुई थी, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 की। स्थायित्व विकास गोल 2015 से 2023 तक ये था कि आपदा प्रबंधन के लिए अच्छे से अच्छा अरेंजमेंट हो जाएगा, कि प्रबंध अच्छा किया जा सके आपदा के टाइम। इसकी कमियां क्या हैं? इसकी कोई समझ सीमा नहीं है, तो कोई ठोस लक्ष्य निर्धारित भी नहीं किए। भारत की आपदा संवेदनशीलता, निवासियों के विस्थापन के मामले में भारत का विश्व का सबसे आपदा प्रवण देश माना गया है। संवेदनशील क्षेत्र कितना है इंडिया के अंदर? 85%। भूकंप संभावित क्षेत्र 58.6, चक्रवात संभावित क्षेत्र 8%, तथा कृषि योग्य भूमि है 68%, और 30% भी दिया जा सकता है कृषि योग्य भूमि अगर ऑप्शन में दिया हो तो भी। 40 मिलियन हेक्टेयर 30% बाढ़ संभावित क्षेत्र है। भवन सामग्री व प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद भारत की वैधता एटलस 2019 जारी किया गया था। भूकंप, चक्रवात, बाढ़ के खतरे का नक्शा राज्य व जिला स्तर पर प्रदान करता है। प्री डिजास्टर अर्ली वार्निंग एजेंसी, आपदा पूर्व चेतावनी एजेंसियां। हिमस्खलन के लिए कौन सी एजेंसी है जो बताती है हिम के बारे में? हिमस्खलन के लिए वो है स्नो एवलेंच स्टडी। एस्टैब्लिश्ड कब हुई थी ये? 1969 के अंदर, DRDO चंडीगढ़। हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अंतर्गत करता है ये काम। साइक्लोन, चक्रवात के लिए एजेंसी कौन सी है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली के अंदर। हिमस्खलन के लिए कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, अर्लियर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। भारतीय मौसम विभाग, नई दिल्ली, चक्रवात की पूर्व अनुमान व चेतावनी देता है। ड्राउट, सूखा, भारतीय मौसम विभाग व कृषि मंत्रालय। जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है और फार्मर वेलफेयर को संभालती है वही इसके बारे में देती है जानकारी। इसके किससे मिलती है इसकी जानकारी कि कितना रेनफॉल हुआ है अब की बार, सोयल कैसी रही है, मॉइस्चराइजर कैसा रहा, नमी कैसी है, क्रॉप हेल्थ कैसी है। तो ड्रॉप जो सूखा है उसकी डाटा के लिए इन सब का यूज किया जाता है। महामारी, जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो इसको संभालती हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कब स्थापित हुआ? 1947 के अंदर। रोग प्रकोप, टीकाकरण, स्वास्थ्य प्रतिक्रिया का प्रबंधन, ये सब आता है महामारी के अंदर। इसी से फिर नेक्स्ट बात करते हैं बाढ़। एजेंसी कौन सी है? सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। नदियों में कितना जल स्तर है, बाढ़ की भविष्यवाणी, ये सब कौन करता है? वो करते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन। फिर नेक्स्ट आता है लैंडस्लाइड भूस्खलन। इसकी एजेंसी कौन सी है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता के अंदर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। जो भी अगर हम इंडिया की बात करें इम्पोर्टेंट है लैंडस्लाइड के लिए इंडिया में कहाँ है भाई? वो है फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर। भूस्खलन का एजेंसी है वो है फरीदाबाद, हरियाणा। भूस्खलन जोखिम मानचित्र जारी करता है। फिर है सुनामी की जो एजेंसी है वो है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। लोकेशन हैदराबाद के अंदर। किससे लिंक हुई है ये? इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग से, जिसका सेंटर कहाँ है? USA, हवाई। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद सुनामी चेतावनी देता है।
फिर हम बात करते हैं आपदा के दौरान राहत मानक क्या क्या होने चाहिए। जो रिलीफ स्टैंडर्ड है, शेल्टर है, स्पेस कितना होना चाहिए, मिनिमम 3.5 मीटर स्क्वायर पर पर्सन। फूड रिक्वायरमेंट 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे। ड्रिंकिंग वाटर कितना होना चाहिए, 35 लीटर पर पर्सन पर डे। बेहतर पुनर्निर्माण का सिद्धांत, यह सिद्धांत आपदा के बाद पुनर्निर्माण में अपनाया जाता है ताकि पुनर्निर्माण पूर्व स्थिति से अधिक सुरक्षित, मजबूत और आपदा प्रतिरोधी हो। आपदाओं का आर्थिक प्रभाव, विश्व बैंक के अनुसार आपदाओं के कारण प्रति वर्ष जीडीपी का लगभग 2% आर्थिक नुकसान हो जाता है। वो किसके कारण, आपदाओं के कारण। फिर जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है नेचुरल हैजर्ड, प्राकृतिक खतरे। अर्थक्वेक, भूकंप, पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना, किसके कारण, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके कारण। ठीक है, अर्थ क्रस्ट होती है वो एक सिंगल पीस में नहीं है बल्कि कई टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी हुई है। तो इस गति से जो भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण और महासागरीय गर्त बनते हैं। जो इंडिया है वो कौन सी प्लेट पर लाई करता है, वो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो यूरेशियन प्लेट से टकराती है और उसी से हिमालयी क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं। प्लेट गति के कारण कन्वर्जेंट बाउंड्री और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट बाउंड्री मीन्स प्लेट आपस में टकराती हैं, पर्वत निर्माण प्लस भूकंप का निर्माण। डाइवर्जेंट बाउंड्री, प्लेटें अलग अलग होती हैं, नए स्थलखंड और दरार घाटियाँ। मिड जो अटलांटिक रीज है वो इसी का एग्जाम्पल है। फिर बात करते हैं परिवर्तन सीमा, प्लेट एक दूसरे से दूर खिसकती हैं जिसके कारण फॉल्ट लाइन ऑफ एंड अर्थक्वेक आता है। और सन सैंड्रियस फॉल्ट कैलिफोर्निया का इसी का एग्जाम्पल है कि उसके अंदर प्लेट है वो एक दूसरे से दूर गई थी। फॉल्ट लाइन क्या होती हैं, फॉल्ट और वेव्स। फॉल्ट होता है एक टाइप का दरार सा एरर जो आ जाता है वो। फॉल्ट जो प्लेट सीमाएं होती हैं उनके अंदर जो क्षेत्र है, ठीक है, उसके अंदर जो ऊर्जा अचानक से निकलती है उसी को फॉल्ट बोलते हैं। फॉल्ट होता है कि जब हम कोई भी प्लेट है अगर वो इधर उधर या आस पास आई है या दूर गई है या पैरेलल में गई है तो उनसे बीच में एक लाइन बन जाती है, वही फॉल्ट है। भूकंपीय तरंगे, फॉल्ट पर अचानक फाल्ट पर चट्टानें टूटने से उत्पन्न जो कंपन होता है उसी को भूकंपीय तरंगे बोलते हैं। फोकस, पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहाँ टूटन होती है। भूकंपीय तरंग के पास में जहाँ पर सेंटर होता है वहाँ पर तो देख नहीं सकते, तो वो जो जहाँ पर टूटन होती है वही उसी को बोलते हैं हम फोकस, केंद्र, आल्सो नोन एज हाइपोसेंटर। और इपीसेंटर किसे बोलते हैं, उपकेंद्र, वो पॉइंट जो फोकस के बिल्कुल डायरेक्टली सरफेस पे हो। ठीक है, अबव द सरफेस, पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस। फोकल गहराई, डेप्थ ऑफ द फोकस फ्रॉम द सरफेस। शैलो फोकस किसको बोलेंगे, लेस देन 70 किलोमीटर। और डी फोकस किसको बोलेंगे, अप टू 700 किलोमीटर तक। जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कब होगा, जब जो फोकस है उसकी गहराई कम होगी, तब हमारे पास में जो डिस्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है। टाइप ऑफ भूकंपीय तरंगे, सेस्मिक वेव की क्या क्या टाइप्स हैं। शरीर तरंगे, ट्रैवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पी वेव, प्राइमरी वेव जो फास्टेस्ट ट्रैवल करती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। मूव पार्टिकल बैक एंड फोर्थ, एक बार आगे एक बार पीछे झूले की तरह। सेकेंडरी वेव किसके बोलेंगे, जो स्लो होती हैं, ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड और मूव पार्टिकल अप एंड डाउन। फिर बात करते हैं सरफेस वेव, सतही तरंगे। ट्रैवल अलोंग अर्थ सरफेस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों कंपन करती हैं, मोस्ट डिस्ट्रैक्टिव होती हैं सरफेस वेव। मेजरमेंट ऑफ द अर्थक्वेक, मेजर्ड बाय सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ के द्वारा अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है। रिक्टर स्केल 0 से 9 किसने डेवलप किया था, चार्ल्स रिक्टर ने। इच इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट रिलीज अबाउट 30 टाइम्स मोर एनर्जी। लार्जेस्ट अर्थक्वेक 1960 के अंदर चिले, मैग्नीट्यूड 9.5। 1964 के अंदर अलास्का, मैग्नीट्यूड 9.92। इंटेंसिटी
किस इंटेंसिटी जो तीव्रता होती है उसको किससे मेजर किया जाता है, वो बेस होती है मर्कली स्केल पर। मर्कली स्केल 1 से 12 तक प्रभाव पर आधारित है, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व फैक्टर के ऊपर आधारित होती है। भारत के भूकंप संभावित क्षेत्र, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर पास पास आ रही है। जो भारतीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट में घुस रही है 5 सेंटीमीटर। जो इंडिया है उसने डिवाइड किया है 4 जोन के अंदर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जो सेकंड है वो है लीस्ट एक्टिव, जो थर्ड है वो है मॉडरेट इंक्लूड दिल्ली और एनसीआर, और जो फोर्थ है वो हाई रिस्क पे है नॉर्थन और सेंट्रल इंडिया, और फिफ्थ पे है वेरी हाई रिस्क नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हिमालय और हिमालय बेल्ट और कच्छ और अंडमान्स हैं, ये हैं वेरी हाई रिस्क पे। भारत का 58.76 भूकंप संभावित है। सुरक्षा के उपाय, ड्रॉप, कवर, होल्ड मेथड। ड्रॉप टू ग्राउंड, नीचे बैठो। कवर करो मजबूत टेबल या बिस्तर से, ता होल्ड करो, उनको पकड़ के रखो जब तक कंपन बंद ना हो जाए। भारत में संस्थान कौन कौन सी हैं, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र नोएडा के अंदर है। काम करता है आईएमडी के अंदर, जो इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके अंदर। इन्होंने अभी रिलीज की थी मोबाइल ऐप जो इंडिया क्वेक के नाम से, फॉर रियल टाइम अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन देगी। नोडल एजेंसी फॉर अर्थक्वेक मॉनिटरिंग इन इंडिया। फिर बात करते हैं कि जो मेजर अर्थक्वेक इन इंडिया भूकंप जो भारत के अंदर आए थे वो कब कब आए थे। भुज गुजरात के अंदर 2001 में, जिसकी मैग्नीट्यूड रही थी 6.9। असम के अंदर, असम और अरुणाचल चाइना बॉर्डर 1950 में, जिसकी मैग्नीट्यूड रही होगी 8.5, बहुत ही ज़्यादा होती है। फिर है मुजफ्फराबाद में 2005 कश्मीर रीजन मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ था यहाँ पर था। नेपाल अर्थक्वेक 2015 इम्पैक्ट इन इंडिया के अंदर भी हुआ था, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी 7.8। सुनामी, सुनामी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, एक जापानीज वर्ड है हार्बियर, बंदरगाह, और नामी TSU से क्या बनता है हार्बियर, जिसका नाम है बंदरगाह, और नामी से वेव, बंदरगाह पे जो लहर होती हैं वही। समुद्र के तल में अचानक हुई हलचल जिस जैसे भूकंप या भूस्खलन, तो या ज्वालामुखी के उत्पन्न से विशाल जो समुद्री लहरें होती हैं वही सुनामी होती हैं। सुनामी को प्रभावित करने वाले कारक भूकंपीय घटना की प्रकृति, मूल बिंदु से दूरी, तब महासागर की गहराई की संरचना, ये इफेक्ट करती हैं। बाथीमेट्री क्या होती है, स्टडी ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर इन ओशियन, जो सुनामी का वास्तविक प्रभाव या समुद्र की गहराई तटीय स्थलाकृति पर निर्भर करता है। नेशनल बैरियर्स, प्राकृतिक अवरोध, मैंग्रोव वन, रेतीले टीके। कोस्टल क्लिप्स, तटीय चट्टानें सुनामी के प्रभाव को कम करते हैं। सुनामी लहरों की गति, सामान्य लहरें 100 किलोमीटर पर आवर, नॉर्मल ओशियन वेव, और सुनामी लहरें अप टू 800 किलोमीटर पर आवर। और पैसिफिक ओशियन है वो प्रशांत महासागर में सबसे अधिक सुनामी का खतरा, प्रशांत महासागर में सबसे अधिक सुनामी का खतरा। भारत में प्रमुख सुनामी कब कब है, 26 दिसंबर 2004 की सुनामी, जो तटीय राज्यों और अंडमान निकोबार में भारी तबाही मचाई। इसका एपिसेंटर कहाँ था, नियर सुमात्रा, इंडोनेशिया के अंदर। सुनामी चेतावनी प्रणाली, इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम हवाई अमेरिका का, और पैसिफिक सुनामी वार्निंग सिस्टम भी है। एजेंसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर कौन करता है, भारत सर्वेक्षण विभाग। जल स्तर मापन, और INHD इंडियन नोवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट, जो भारतीय नौसैनिक जलगणना विभाग है, वो सुनामी के बारे में बताता है। तथा एक है थर्ड राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिक संस्थान, जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है वो है चेन्नई में, 1993 में ओपन हुआ है, जो मेंटेन करता है नेशनल डाटा बॉय प्रोग्राम तथा वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ये काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा भाई, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पृथ्वी की परपट्टी के नीचे पिघली हुई चट्टान, गैसीय और राख की सतह को ले जाने वाला छिद्र या नालिका है।
ज्वालामुखी, ज्वाला मीन्स आग और मुखी मीने मुख, ज्वाला का मुख जहाँ से राख, पिघली हुई चट्टानें, गैसें निकलती हैं। ज्वालामुखी पदार्थ, मैग्मा किसको बोलेंगे, जो पृथ्वी के अंदर पिघली हुई चट्टान है उसको। लावा किसके बोलेंगे, पृथ्वी की सतह पर निकला मैग्मा। तथा लहर किसको बोलेंगे, ज्वालामुखी किच्चर प्रवाह को। जो टाइप ऑफ ज्वालामुखी हो गया क्या है, एक्टिव, जो सक्रिय रहते हैं, जो नियमित रूप से लावा, गैस या राख उगलता है। बैरिन आइसलैंड, अंडमान एंड निकोबार। सुप्त ज्वालामुखी, जो लंबे समय से फटा नहीं और भविष्य में फट सकता है, किलिमांजरो, तंजानिया का। मृत ज्वालामुखी, जो 1000 साल से नहीं फटा लेकिन कभी भी उसके फटने की संभावना नहीं है, वो है पोपा का, म्यांमार के अंदर मृत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण प्लेटों की गति, कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब प्लेट कोलाइड करते हैं तो मैग्मा है वो फोर्स्ड अप हो जाता है। और डाइवर्जेंट बाउंड्री, जब प्लेट मूव अपार्ट करते हैं तब वो राइज हो जाता है टू फिल गैप। हॉटस्पॉट्स, मेंटल से जो उठते गर्म स्तंभ जिनसे सतह पर मैग्मा निकलता है उन्हीं को बोलते हैं हॉटस्पॉट्स। और हवाईयन आइसलैंड इसका एग्जाम्पल है। फेमस वोल्केनोज कौन कौन से है, जो ज्वालामुखी है वो। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है मोआना लोआ, यूएसए का। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटा पक्सिका। और सबसे विनाशकारी विस्फोट है माउंट टम्बोरा इन इंडोनेशिया के अंदर। सबसे विनाशकारी विस्फोट, सबसे ऊंचा, सबसे सक्रिय है। ऐसे ही पूछे जाते हैं कि इनमें सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। ज्वालामुखी जोखिम क्षेत्र, प्रशांत महासागर को आग की अंगूठी भी कहा जा सकता है। 75% जो वोल्केनो है वो यहीं पे कंसंट्रेट होता है। भूमध्य सागर क्षेत्र, इटली, ग्रीस, माउंट इटना, ये सब भूमध्य सागर के क्षेत्र भी जहाँ पर ज़्यादा ज्वालामुखी आता है। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो अंडमान निकोबार आइसलैंड है, वहाँ पर है। ज्वालामुखी का महत्व, इससे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। लावा से उपजाऊ मिट्टी, भूतापीय ऊर्जा तथा नए भूभाग का निर्माण हो जाता है। और हानि, जन हानि, संपत्ति का नुकसान, राख व गैसों से वायु प्रदूषण, जलवायु पर भी असर आता है इसका। फिर जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है बाढ़। भारत का लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल का बाढ़ संभावित है। टाइप ऑफ बाढ़ करें तो आकस्मिक बाढ़ और शहरी बाढ़। आकस्मिक बाढ़ कौन सी होगी, अचानक आई बाढ़ जो बादल फटने, भारी तूफान या हिमनद टूटने से आती है। और शहरी बाढ़ अत्यधिक वर्षा, अव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली से उत्पन्न बाढ़। भारत में वर्षा एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो कितना है, 1200 mm। लगभग 85% वर्षा जून से सितंबर दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में वर्षा 85% जून से सितंबर किसके कारण होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। बाढ़ प्रबंधन एजेंसी कौन कौन सी हैं, केंद्रीय जल आयोग जो 1945 में स्थापित हुआ, वो बाढ़ की चेतावनी देता है स्टेट एजेंसी के साथ मिलके। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग बाढ़ पूर्व अनुमान हेतु दैनिक वर्षा आंकड़े प्रदान करता है। और जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ फ्लड मैनेजमेंट है 1954 में बना राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम कब बना, 1954 में। और बाढ़ पूर्व अनुमान की तकनीक क्या क्या है, तात्कालिक पूर्वानुमान की, अत्यधिक अल्पकालिक पूर्वानुमान 5 से 30 मिनट पहले की चेतावनी हो। और जो राष्ट्रीय जलवायु नेटवर्क है एवं डॉपलर रडार बाढ़ वर्षा व बाढ़ निगरानी है तो 3 से 6 घंटे पहले चेतावनी देता है। कौन देता है, 3 से 6, राष्ट्रीय जलवायु नेटवर्क एवं डॉपलर रडार। और स्वचालित वर्षक मापक के अंतर वास्तविक समय में वार्षिक वर्षा आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। तब बाढ़ के सकारात्मक प्रभाव क्या क्या है, बाढ़ से कृषि उपजाऊ हो जाती है, गाद जम जाती है, उत्पादन को बढ़ती है। और बाढ़ रोधी उपाय आश्रय जो सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए है, उच्च प्लेटफॉर्म होने चाहिए, तट, बांध, दीवारें, जल प्रवाह, मोड़ने वाली नहरें, ये सब होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लोन, चक्रवात। चक्रवात होता है निम्न वायुदाब के केंद्र के चारों ओर उच्च दाब की जो घिरी वायु होती है घूमती हुई, उसी को बोलते हैं चक्रवात। सेंटर में प्रेशर कम, बाहर ज़्यादा। घटनास्थल ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में बनते हैं। तब भूमध्य रेखा के पास शायद ये बनते हैं क्योंकि वहाँ पर कोरियोलिस इफेक्ट कमजोर हो जाता है।
इन इंडिया मोस्टली इन बे ऑफ बंगाल एंड इन अरबियन सी के अंदर जो ट्रैक किया जाता है बाय द इनसेट सैटेलाइट। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ होती है वो होती है वेस्ट टू ईस्ट, और ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है और साउथ में क्लॉकवाइज। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन, आई जो लो प्रेशर इन सेंटर होता है और हाई इन आउटर में होता है। आई वाल आग की दीवार, आग के चारों ओर जो मोटी बादलों की दीवार होती है जहाँ सबसे तेज हवाएं और सबसे भारी वर्षा होती है उसी को आई वाल बोला जाता है। पवन की गति, केंद्र से 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई तक हवा की गति तेजी से बढ़ती है और धीरे धीरे घट जाती है। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन, गर्म समुद्री सतह पर तापमान होना चाहिए 26 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, वायुमंडलीय अस्थिरता हो, अधिक आर्द्रता हो, तब मजबूत कॉरियोलिस बल होना चाहिए, तब कम वर्टिकल वाइंड शियर होना चाहिए और पहले से मौजूद निम्न वायुदाब क्षेत्र होना चाहिए साइक्लोन के लिए। सुपर साइक्लोन कब बोला जाएगा? जब स्पीड हो ग्रेटर देन 220 किलोमीटर पर आवर, जो उड़ीसा के अंदर 1999 में आया था जिसकी स्पीड 260 से 300 किलोमीटर मिली थी। चक्रवातों के अलग अलग नाम क्या क्या हैं? टाइफून चाइना जापान के अंदर, हैरिकेन यूएस से कैरिबियन सी के अंदर, वैलीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर, टोरंटो साउथ अमेरिका के अंदर यूएसए के अंदर। भारत में चक्रवात प्रबंधन आईएमडी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत में चक्रवात की पहचान व निगरानी पूर्वानुमान की प्रधान एजेंसी। नेशनल गाइडलाइन राष्ट्रीय दिशा निर्देश, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएम में इशू गाइडलाइन करता है तैयारी के लिए, निकासी, चक्रवात आश्रय तथा पुनर्वास। राष्ट्रीय दिशा निर्देश नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। न्यूनीकरण के लिए उपाय, पेड़ों की कतार लगाना प्राकृतिक अवरोध के रूप में काम करते हैं। तटीय क्षेत्रों पर चक्रवात आश्रयों का निर्माण, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत बनाना। तब भारत में प्रमुख चक्रवात कब है? 29 अक्टूबर 1971 को उड़ीसा के अंदर था। 1999 में भी उड़ीसा के अंदर सुपर साइक्लोन हुआ जिसकी गति 260 से 300 मिली थी। तब 2013 के अंदर फैलिन साइक्लोन उड़ीसा, 2019 फैनी साइक्लोन उड़ीसा, 2020 साइक्लोन एम्फेन वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, 2021 के अंदर साइक्लोन आया था टोकेते जो गुजरात के अंदर, साइक्लोन यास उड़ीसा था वेस्ट बंगाल, वो भी 2021 के अंदर। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, इन चक्रवातों का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश के अंदर, उड़ीसा के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, तमिलनाडु और गुजरात, इनके अंदर चक्रवात का सबसे अधिक इफेक्ट रहता है। फिर जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है भूस्खलन। भूस्खलन वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों, मलबे या मिट्टी का बड़ा हिस्सा ढलान के नीचे की ओर खिसक जाता है। भारत का लगभग 15% भाग है वो भूस्खलन संभावित है। भूस्खलन के क्या क्या कारण है भाई? भारी वर्षा हो, वनों की कटाई हो रही हो, भूकंप व ज्वालामुखी विस्फोट हो, वो सब। अनियोजित सड़क निर्माण, झूम खेती, खनन व खदान कार्य। निवारक कार्य, उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम खेती की वजह से सीढ़ीदार खेती को बढ़ावा देना है, तब वनों की कटाई को रोकना व पौधारोपण रोकना है, तो ढलानों पर जल निकासी और प्रबंधन की व्यवस्था करना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हिमस्खलन। हिमस्खलन बर्फ के टुकड़े, मलबे का ढलान से अचानक नीचे की ओर बहाव है जो एक है हिमापदा। सूखा धीरे धीरे उत्पन्न होने वाली आपदा है जिसमें पानी की उपलब्धता में गंभीर कमी होती है। सूखे के प्रकार, मौसम आधारित सूखा जब वर्षा औसत से 90% कम हो। कृषि आधारित सूखा जब वर्षा की कमी के कारण 50% से अधिक फसल का नुकसान होता हो। ठीक है। पारिस्थितिक सूखा जब जल की कमी के कारण प्राकृतिक परिस्थिति के तंत्र की उत्पादकता विफल हो जाती है। भारत में लगभग 68% क्षेत्र सूखा प्रवण है। वर्षा की कमी के आधार पर वर्गीकरण, सूखा वर्ष, सामान्य वर्षा से 20 से 25% की कमी, गंभीर सूखा 25 से 40% की कमी, सूखा सप्ताह जब साप्ताहिक वर्षा सामान्य से आधी हो। सूखे का प्रभाव, कृषि फसल विफलता, खाद्य असुरक्षा तब पीने के पानी की कमी। रिपोर्ट व सूचकांक, नीति आयोग का कहना है कि भारत को 2050 तक जल संकट के कारण जीडीपी का 6% नुकसान हो सकता है। हर साल लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु जल संकट के कारण हो रही है। जल बचाओ भाई,
जल अभाव सीमा, प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता यदि 1000 घन मीटर पर वर्ष से कम हो जाए उसको बोलते हैं जल अभाव सीमा, कि जल की कमी है यहाँ पर। आर्टिफिशियल रेन, बादल बीजोरोपण, मौसम संशोधन की तकनीक है। केमिकल यूज कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, सिल्वर आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड और ड्राई आइस, जो किसका कारण बनते हैं, कंडेंसेशन रेनफॉल का, जो ड्राई आइस है वो। सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम 1970 में शुरू किया गया था ताकि सूखे के प्रभाव को कम किया जा सके। हीट वेव, लू और गर्मी की लहर, जब किसी क्षेत्र का तापमान अधिकांश तापमान से अत्यधिक बढ़ जाता है जिससे शारीरिक तनाव, मृत्यु तक हो सकती है, और हीट वेव को आपदा के अंदर नहीं काउंट किया गया है। मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा, तटीय क्षेत्र पे अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो वहाँ पर गर्मी हो जाएगी, और पहाड़ी क्षेत्र में अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो वहाँ पर हीट वेव। हीट वेव आपदा प्रबंधन अधिनियम के 12 सूचियों में शामिल नहीं किया गया है। इसका प्रभाव क्या रहता है, पानी की कमी, लू लगना, फसल हानि, जंगल की आग, बिजली की कमी तथा मृत्यु दर में वृद्धि। शीत लहर, जब न्यूनतम तापमान सामान्य से बहुत नीचे गिर जाता है वह अक्सर एल नीनो, चक्रवातीय गतिविधि और जेट स्ट्रीम से जुड़ा होता है। जो एल नीनो है वो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मीनिंग है लिटिल बॉय। प्रशांत महासागर के मध्य पूर्वी भाग में और समुद्री सतह का असामान्य गर्म होना जो वैश्विक मौसम व मानसून को प्रभावित करता है भाई। वाइल्ड लाइफ, जंगल की आग, सतही आग, जंगल की सतह पर सूखे पत्तों के कारण जो आग होती है वो शिखरी आग जो ऊपरी शाखाओं पर होती है, कारण नेचुरल बिजली गिरना, लुढ़कते पत्थरों का घर्षण, ज्वालामुखी विस्फोट। मानव जनित झूम खेती, जंगल के अवशेषों को जलाते हैं तब भी आग लग जाती है। वाहनों के धुएं की चिंगारी से, खड़ी ढलानों से तेज हवाएं जंगल की आग में फैलाव को तेजी से करती हैं। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, फास्ट 3.0 ऑपरेशन रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ, तीनों के सहयोग से नासा, यूएसए, इसरो इंडिया ता जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, जो इन तीनों के सहयोग से वाइल्ड लाइफ जो जंगल की आग है उसको इन तीनों से सेंस किया जाता है, नासा, इसरो और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वो है मानव जनित आपदाएं। जैविक आपदा, जीवित जीवों और उनके उत्पादों से उत्पन्न, अगर बीमारियों के कारण बड़े पैमाने पर होने वाली जो बीमारियां हैं, अपंगता या मृत्यु। उदाहरण जैसे महामारी है, सीमित क्षेत्र में फैलने वाली है। वैश्विक महामारी किसको बोलते हैं, विश्वव्यापी बीमारी। महामारी के कारण दूषित भोजन और पानी, भूकंप, बाढ़ या भूकंप के बाद अव्यवस्थित जो कचरा प्रबंधन होता है उससे भी। सूरत के अंदर 1994 में प्लेगू इसी के कारण हुआ था कि अव्यवस्थित कचरा प्रबंधन। जैविक बीमारियों के प्रकार, जलजनित से हैजा, अतिसार, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, दस्त, उल्टी। कीट जनित, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, काला हैजा, जापानी एन्सेफलाइटिस। वायुजनित, फ्लू, खसरा, एसआरएस, ये होता है सर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एक सांस की बीमारी वायु से, दमा जैसे। संस्थान एंड विधिक प्रबंधन कौन कौन से, प्रमुख संस्थान कौन सी है, NICD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, वो है न्यू दिल्ली के अंदर। इन प्रेजेंट नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल बोला गया है इसको। महामारी रोग अधिनियम 1897 में, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 यूज टू इम्प्रूव लॉकडाउन ड्यूरिंग कोविड-19 है, वो इसी के बेस के ऊपर काम किया गया था। कारखाना अधिनियम 1948 के अंदर, जो भी इंडस्ट्रियल का जो केमिकल है उसको कंट्रोल के लिए। खतरनाक अपशिष्ट अधिनियम नियम 2016, इसका संशोधन हुआ है अभी 2016 में बना था 1989 के अंदर। लोक देयता बीमा अधिनियम, ये विक्टिम्स को एक्सीडेंट के अंदर अगर इन्वॉल्व हुए हैं तो मुआवजा मिले 1991 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010, जो डील करता है जो भी इन्वायरमेंट की होती है उनसे। अपराध रहित दायित्व का सिद्धांत, जो कंपनी का उत्तरदायित्व ठहराया जाता है, चाहे उस दुर्घटना में रोकने के लिए सब कुछ किया गया हो लेकिन उत्तरदायी वही होगी कंपनी और उसको मुआवजा मिलेगा। पर्यावरण एवं विकिरण आपदा प्रबंधन, परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब आया था, 1962 में। परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग
भारत में मानव जनित विकिरण आपदा स्थितियों के प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसियां हेड है प्रमुख अतिरिक्त सचिव। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है उसका, और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में मुंबई के अंदर। परमाणु ऊर्जा के लिए कौन सा है भैया? वो है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। स्थापना मुंबई के अंदर कब हुई? 1983 में। जो परमाणु नियामक प्राधिकरण है जो परमाणु पदार्थों है तो ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करती है। ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन पर वैश्विक ढांचे, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिलीफ ऑफिस 1972 में। फर्स्ट यूएनए बॉडी फॉर इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन। इंटरनेशनल डिकेड 1990 से 1999 को बोला गया। यह काम रणनीति व कार्य योजना अपनाई गई। आयोग का कार्य योजना कब था? राष्ट्रों व समुदायों को आपदा प्रतिरोधी बनाना। तथा सेंडई फ्रेमवर्क किसके ऊपर था? जापान के अंदर। कब अडॉप्ट किया उसको? 2015 से 2030 तक की जो रिस्क रिडक्शन है वो कम, बिल्कुल कम। आपदा जोखिम की समझ, शासन को सुदृढ़ करना, निवेश बढ़ाना तथा तैयारी बढ़ाना तथा बेहतर पुनर्निर्माण करना, ये इनकी प्रायोरिटी थी। इंटरनेशनल अर्ली वार्निंग प्रोग्राम 2005 कोबे जापान के अंदर हुआ था, जिसका काम था, एम था जिसका टू इम्प्रूव ग्लोबल अर्ली वार्निंग सिस्टम। यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन आपदा जोखिम न्यूनीकरण में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने वाली संयुक्त राष्ट्र संस्था। ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इंडिया और जर्मनी, भारत एंड जर्मनी के बीच आपदा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता। साउथ एशियन एनुअल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज ईयर 2015 न्यू दिल्ली में। सार्क देशों का बहुपक्षीय अभ्यास आपदा तैयारी हेतु सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर कहाँ पर है? गांधीनगर, गुजरात। 2016 से 17 में इसको बनाया। तो आपदा प्रबंधन की नीति, प्रशिक्षण तथा ज्ञान साझा करने हेतु क्षेत्रीय केंद्र। SCO ज्वाइंट एक्सरसाइज 2019 न्यू दिल्ली के अंदर। थीम क्या थी? अर्थक्वेक रिसर्च एंड रेस्क्यू। जो संघाई सहयोग संगठन है देशों का संयुक्त अभ्यास भूकंप राहत व बचाव कार्य हेतु कब हुआ था? ये SCO ज्वाइंट एक्सरसाइज 2019 न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। भाई ये थी कंप्लीट डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें कंप्लीट रिवाइज किया है मेन और आई कंप्लीट वीडियो देखना। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। हैंड रिटन नोट से आपको यहाँ पर अच्छी तैयारी होगी आपके एग्जाम की। डेली टू डेली आपको वीडियो मिलेंगी। जितना शेयर हो उसके उतना शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। आपका एक लाइक ही मोटिवेशन है।